हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद इंदिरा। आज हम जेट एग्ज़ाम जो होती है, जो अधिकतर एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे होते हैं वो जेट एग्ज़ाम को फाइट करते हैं 12th के बाद में। तो उसके लिए हम केमिस्ट्री का सिलेबस आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं। तो आज से मैं इसकी एक क्लास लेने जा रही हूँ जो रोज़ आपको अवेलेबल होगी और इसमें हम इजी कॉन्सेप्ट देखेंगे सारे केमिस्ट्री के कि किस तरीके से आप उसके अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। बहुत बार ऐसा होता है कि जो रसायन होता है, जो केमिस्ट्री होती है, वो बच्चों को ईजी नहीं लगती है। तो मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि आपको जो ये केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी लगे और आप उसको अच्छी तरीके से समझ सको और आप उस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को स्कोर कर सको। तो कल मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो डाला था, अगर आपने उसको देखा हो मेरे चैनल के ऊपर, तो इसमें 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के बारे में बताया गया था कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के बारे में सारी जानकारी दी गई थी। मतलब इसके प्रतीक चिन्ह दिए गए थे, उनके परमाणु क्रमांक के बारे में बताया गया था, उनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया गया था। अगर आपने देखा होगा तो आबाउ नियम के आधार पर भी उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस के अंतर्गत रखा गया था। साथ ही साथ इसके अंदर मैंने संयोजकता और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और ऑक्सीकरण संख्या को भी इंक्लूड किया है। ये सारी चीज़ें हम कैसे पता करते हैं और कैसे ज्ञात की जाती है वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। चलिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 20 तक के अंतर्गत कितने कौन कौन से तत्व आते हैं और उन्हें हम कैसे दर्शाते हैं। तो परमाणु क्रमांक की बात कर लेते हैं। हम पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि परमाणु क्रमांक होता क्या है। तो किसी भी परमाणु, अगर परमाणु की बात की जाए, सबसे पहले अगर हम परमाणु के बारे में जानना चाहते हैं तो परमाणु क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसे हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अब परमाणु क्रमांक की जब बात की जाती है तो किसी भी परमाणु के अंतर्गत उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोला जाता है, परमाणु क्रमांक बोला जाता है। परमाणु क्रमांक को सामान्यतः Z के द्वारा निरूपित किया जाता है। Z जो इंग्लिश अल्फाबेट का होता है उसके द्वारा अपन इसको डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक हमें बताता है कि किसी भी तत्व के अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने प्रोटॉन हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि जिस भी तत्व के अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन होगा उसका परमाणु क्रमांक 1 होगा और वो कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो हम परमाणु क्रमांक की परिभाषा दे सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक बोला जाता है। परमाणु के मध्य में नाभिक पाया जाता है जिसके अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाओं के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बारे में और भी अच्छे से डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी कि अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग मॉडल दिए गए थे जिसके द्वारा हम परमाणु की संरचना को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं जब, तो हमें थोड़ा सा तत्वों के नाम याद हो जाने चाहिए जिससे हमें आगे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझने में थोड़ी सी सहायता मिलती है। तो इसलिए सबसे पहले जब भी मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करती हूँ पढ़ाना बच्चों को, तो मैं सबसे पहले उन्हें तत्वों के नाम ही याद कराती हूँ जिससे वो क्या हो कि हैबिचुअल भी हो जाएं और धीरे धीरे करके उनको तत्वों के नाम याद हो जाए। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। 1 से लेके 10 तक के बारे में बताऊंगी, उसके बाद में आप 11 से लेके 20 तक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसे दर्शाते हैं H से। ऐसे हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F और नियॉन Ne। ठीक है, इस 1 से लेके 10 तक परमाणु क्रमांक वाले इन तत्वों को हमने पढ़ा।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नीम। अब बात करते हैं इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, कि ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता कैसे है। तो कोई भी परमाणु होता है, उसके मध्य में क्या पाया जाता है, नाभिक, और उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, कक्षाएं पाई जाती है। तो उन कक्षाओं में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से नाभिक है और उसके चारों तरफ क्या है, कक्षाएं। इन कक्षा को कक्षा बोल सकते हैं, कोश बोल सकते हो, या फिर ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं। इनके अंतर्गत जो ये कक्षाएं होती है या कोश होते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या कहलाता है, नाभिक, और इस नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और पाया जाता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पहली वाली जो कक्षा होती है, जैसे इस तरीके से कक्षाएं दी हुई है, तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तो ऐसी बहुत सारी कक्षाएं होती है। तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, तो इन्हें कक्षाओं को हम नाम भी दे सकते हैं। पहली कक्षा को बोला गया है के, दूसरी को एल, तीसरी को एम, चौथी को एन। ठीक है, तो पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर तीसरी वाली के अंदर 18। तो ऐसे 2 क्रम अगर हमें याद रखना है तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 64 ऐसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, कि पहली कक्षा के अंदर 2, फिर अगली कक्षा में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो इसी आधार पर हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख के देखते हैं। देखिए, अगर परमाणु क्रमांक 1 है तो उसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा। अगर परमाणु क्रमांक 2 है तो पहली कक्षा भरा जाएगी 2। फिर लिथियम परमाणु क्रमांक 3 है तो उसके अंदर होगा 2 और 1, मतलब पहली कक्षा पूर्ण भरा चुकी है, क्योंकि पहली कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 और 1। इसी प्रकार परमाणु क्रमांक 4 तो 2 और 2। परमाणु क्रमांक 5 बोरोन, तो इसका होगा 2 और 3। इसको भी अगर प्लस करोगे तो परमाणु क्रमांक के समान ही आएगा, 3 और 2 5। ठीक है, परमाणु क्रमांक 6 तो 2 और 4। परमाणु क्रमांक 7 तो 2 और 5। परमाणु क्रमांक 8 तो 2, 6। फ्लोरीन का 2, 7 और नियोन का 2, 8। ठीक है, इस तरीके से सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। ये आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। अब बात करते हैं आबाउ के नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आबाउ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि आबाउ का अर्थ ही अगर हम देखें तो आबाउ का अर्थ होता है निर्माण करना। और उन्होंने इस नियम के अंतर्गत बताया कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में पहले जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में जाएगा जिसकी ऊर्जा क्या होगी, कम, और उसके बाद में जिसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी वो उसमें वो इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में जाता है जिसकी ऊर्जा कम होती है, और उसके बाद में जिसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है लगातार वो उस कक्षकों में जाते जाते हैं। तो इसको भी हम एक छोटे से डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसका डायग्राम बनाना सीख सकते हो। चलिए बात करते हैं आबाउ के नियम की। तो थोड़ा सा एक बार हम समझते हैं कि कक्षाएं हैं, कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन कक्षाओं को उप कक्षा के अंतर्गत बांटा गया है। जो कक्षाएं होती है वो उप कक्षा के अंतर्गत बटी हुई होती है, और ये जो उप कक्षाएं होती है इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, एस, पी, डी, एफ। जैसे कोई भी क्लास है, मान लीजिए 9th क्लास है, तो 9th क्लास के अंदर सेक्शन होंगे ना, उसी को क्या बोला है, उप कक्षा। और उस उप कक्षाओं के नाम है एस, पी, डी, एफ। इनका क्रम आप ऐसे ही याद रखिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा। एस के अंतर्गत अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, मतलब 2 को भर सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। पी के अंतर्गत अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है। डी के अंतर्गत अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है, और एफ के अंतर्गत अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है। इस आधार पर हम आबाउ नियम को बनाते हैं। ठीक है, कक्षाओं के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। अब एक छोटा सा और डिस्कशन, कि अगर मान लीजिए नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ ये कक्षा है, तो ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा। पहली कक्षा को नाम दिया हमने के, दूसरी को दिया एल, तीसरी को दिया एम और चौथी को दिया एन। तो हमने जब ये उप कक्षाएं बताई तो जो पहली कक्षा है उसके अंदर सिर्फ एक उप कक्षा होती है एस। दूसरी वाली होती है जिसके अंदर एस और पी होती है, 2 उप कक्षाएं होती है एस और पी।
तीसरी वाली जो कक्षा होती है उसके अंदर 3 उपकक्षाएं होती है एस, पी और डी, और जो चौथी वाली कक्षा होती है उसके अंदर 4 उपकक्षाएं होती है एस, पी, डी, एफ। इस आधार पर हम आपबाहु का एक रेखा चित्र बनाते हैं, थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी कक्षाओं के अंदर देख रहे हैं आप, एस सभी के अंदर मिलता है, एस सभी के अंदर मिलता है, इसलिए एस कक्षा सभी के अंदर आएगी। जब बात करते हैं हम इसके अंतर्गत एस, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, फिर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। इसी प्रकार से 4f, 5f, 6f, 7f। ये सामान्य सा आपने 11th क्लास के अंतर्गत इसको बनाना सीखा होगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम। इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। आप 3s से लेके इसे 2p तक कनेक्ट कीजिए, उसके बाद में 4s से 3p तक, 5s से 4p और 3d, इसको इस तरीके से आप कनेक्ट कर दीजिए सारा। अभी मैं आपको सिर्फ रफली समझा रही हूँ, अगर आपको इसको डिटेल में बनाना सीखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये आपबाहु का रेखा चित्र बन जाता है। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1s कक्षा में जाता है, फिर 2s में, फिर 2p में। मतलब जो चक्रण होता है वो आप उसको देख सकते हो इस तरीके से उल्टा भरा जाता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 1s कक्षा में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। तो अगर कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम देखा जाए तो इस तरीके से होगा 1s2, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। इस तरीके से अपन आगे से आगे बढ़ते हुए जाते हैं। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, 3d, 4p, 5s। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपबाहु के नियम के आधार पर, आपबाहु का अर्थ ही होता है निर्माण करना। तो निर्माण करना मतलब हमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनों को उस कक्षक में भरेंगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 1s की ऊर्जा है वो सबसे कम है, और यहाँ पर 5s की ऊर्जा जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, तो अभी 1 से लेकर 10 तक के तत्वों के बारे में बात कर रहे थे। तो 1 से लेकर 10 तक के तत्वों के अंतर्गत जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम भर सकते हैं वो इस तरीके से होगा कि जब हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इसमें आ जाएगा 1s1। इसका होगा 1s2 जो कि 2 है, फिर 1s2 पूरा हो गया है। अब कहाँ जाएंगे हम 2s1 के पास में। ठीक है, इसको आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर कि हम इसको अभी हमने जो बनाया है इस तरीके से आप देख सकते हो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं, 1s में जा रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गया 1s में, फिर गया 2s में, फिर गया 2p में, फिर गया 3s में। तो इस तरीके से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कस कर रहे थे हम इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो 1s1, 1s2, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 2 और 2 4, 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2। मतलब अगर इन इलेक्ट्रॉनों को गिना जाए 2, 2, 4 और 2 6, परमाणु क्रमांक 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p3 नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p4 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6 फ्लोरीन के 2p5 फ्लोरीन के लिए हो जाएगा, और 1s2, 2s2, 2p6 फ्लोरीन के लिए हो जाएगा, सॉरी नियॉन के लिए हो जाएगा। ठीक है, जो नियॉन होता है वो परमाणु क्रमांक 10 होता है, और ये कैसी गैस है? उत्कृष्ट गैसें हैं। उत्कृष्ट गैसें हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी अंतिम कक्षा कैसी होती है? पूर्ण भरी हुई है। देखिए
यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी अंतिम कक्षा के सी पूर्ण भरी हुई है। यहाँ पर भी अगर हम हीलियम के लिए भी बात करें तो इनकी अंतिम कक्षा के सी पूर्ण भरी हुई है, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट गैसें बोला जाता है। अक्रिय गैसें भी बोला जाता है क्योंकि किसी से भी कोई भी क्रिया नहीं कर सकती। नोबल गैसेस भी बोलते हैं हम इसको, या इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। यह अबाउ के नियम के आधार पर इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। इसी आधार पर हम इनकी संयोजकता भी दे सकते हैं। अब बात करें अगर हम संयोजकता की सिंपल परिभाषा होती है कि अंतिम कोश बोला जाता है जिसे संयोजी कोश, जिसे हम क्या बोलते हैं, संयोजी कोश। और अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उन्हें बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो इसको एक छोटा सा मैं समझा देती हूँ आपको कि ये परमाणु है, परमाणु के चारों तरफ कक्षाएं पाई जाती है। तो ये जो अंतिम वाली कक्षा है वो क्या कहलाती है, संयोजी कोश कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजी कोश। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर वो कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अंतिम कक्षा कहलाती है संयोजी कोश और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसी की संख्या के आधार पर संयोजकता निकाली जाती है। तो जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 1। हीलियम की अंतिम कक्षा में, इधर देख सकते हैं आप, हीलियम की अंतिम कक्षा में सिर्फ पूरी अंतिम कक्षा भरी हुई होती है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संयोजकता 0 हो जाए। अगर बात करें हम लिथियम की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब उसकी संयोजकता हो जाती है 1। बेरिलियम इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजकता हो जाती है 2। बात करें बोरॉन की, अंतिम कक्षा में होती है 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसकी संयोजकता हो जाती है 3। जब बात करें हम कार्बन की, तो कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाती है 4। यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होता है जब बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के देख रहे हैं आप कि नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और उसकी संयोजकता अगर देखी जाए तो कितनी दी गई है, 3 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्यों लिखा गया है, इसका मतलब ये होता है कि आप अगर देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में फिर 8, उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 18, फिर 18, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो अगर हम बात करें कि उसको सेकेंड वाली जो कक्षा है नाइट्रोजन को जो सेकेंड वाली कक्षा है उसके अंतर्गत उसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3, या तो 5 इलेक्ट्रॉनों का दान करें या 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करें। तो 5 इलेक्ट्रॉनों को देना क्या होता है, मुश्किल, और 3 इलेक्ट्रॉनों को लेना होता है आसान। तो इसलिए उसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो उसको उसका अष्टक पूर्ण करना है। कुल मिलाकर ये बात हो रही है कि उसको अष्टक पूर्ण करना है, तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके पास में भी 6 तो है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉनों को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा, इसलिए उसकी संयोजकता हो जाएगी 2। इसी प्रकार हम बात करें अगर फ्लोरीन की, तो उसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूर्ण करने के लिए उसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए उसकी संयोजकता हो जाती है 1। जब बात करें हम नियोन की, तो नियोन की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसको कोई जरूरत ही नहीं होती है, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, 0। ठीक है, मतलब अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसकी संयोजकता, या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों की वो साझेदारी करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वो बंध बनाता है, कोई भी तत्व बंध बनाता है, तो वही क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, इसी आधार पर हम अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बिंदु के रूप में अगर दर्शाते हैं तो वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस डॉट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर हीलियम के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यहाँ पर हम 1 बिंदु लगाते हैं। हीलियम की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम इसको 2 बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं। लिथियम की अंतिम कक्षा में आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, यहाँ पर भी देख सकते हो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम कक्षा में, इसलिए 1 बिंदु के द्वारा। बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन के अंतर्गत आप देख सकते हो 4, फिर नाइट्रोजन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी 5, क्योंकि अंतिम कक्षा में इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में यहीं पे आपको समझा देती हूँ कि कोई भी तत्व है वो m है, उसको मान लेते हैं कि कोई भी तत्व m है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को दर्शाने के लिए हम इस तरीके से, 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1, 2 होगा तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, सारे ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कहलाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और अगर यहाँ पर वापस में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5, 6 है तो 6,
7 है तो 7 और 8 है तो 8। तो इस तरीके से युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब अकेला इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कहलाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और जब वो पेयर हो जाते हैं, जोड़े बन जाते हैं, तो वो कहलाता है युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन कभी भी बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंध बनाने के लिए भाग लेते हैं। तो हमने अभी देखा है बोरोन में 3 बिंदु होती है, कार्बन के अंदर 4 बंध बनाता है कार्बन। नाइट्रोजन की बात करेगा तो नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो 3 बंध बनाता है, और एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है या एकांक इलेक्ट्रॉन होता है। जब बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अंतिम कक्षा में, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 2 अयुग्मित और 2 युग्मित। जब हम बात करते हैं आगे फ्लोरीन की, तो इसके अंदर आपको 7 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब इसके पास में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब बात करें हम नियोन की, उत्कृष्ट गैस है, अंतिम कक्षा में पूर्ण भरी हुई होती है, मतलब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब चारों ही इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम अगर ऑक्सीकरण संख्या की। तो अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, इसको भी हम थोड़ा सा मैं आपको इसके द्वारा समझा देती हूँ कि कोई भी तत्व यदि इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है तो उस पर आ जाता है धन आवेश। ठीक है, और यदि वो कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर आ जाता है ऋण आवेश। मतलब इलेक्ट्रॉनों को दान वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो क्या चाहता है, अष्टक पूर्ण कर रहा है अपना, या स्थायी होना चाहता है। और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपना अष्टक क्या करना चाहता है, पूर्ण करना चाहता है, या फिर वो स्थायी होना चाहता है। ठीक है, तो इसी आधार पर उनकी ऑक्सीकरण संख्या को हम निर्धारित कर सकते हैं। लास्ट है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर आप देख सकते हो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, दान, इस पे आ जाएगा +1। हीलियम की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे 2 ही इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, जब बात करें हम लिथियम की, तो उसके पास में अंतिम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी हो जाएगी +1, एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा और अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। जब बेरिलियम की बात करें तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +2। बोरोन की बात करते हैं जब उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +3, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देता है। जबकि बात करते हैं हम कार्बन की, तो 4 इलेक्ट्रॉन को दान भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। लेकिन कभी भी कार्बन ना तो +4 संयोजकता दर्शाता है, ना ही -4 संयोजकता दर्शाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन जो होता है वो सहसंयोजी बंध बनाता है, मतलब साझेदारी वाला बंध बनाता है। आगे मैं उसको बहुत अच्छी डिटेल में आपको समझाऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना सा ध्यान रख लीजिए कि ना तो कभी वो +4 संयोजकता दर्शाएगा, ना ही -4, क्योंकि जो नाभिक होता है ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉनों को दान कर पाता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर पाता है। ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। लेकिन जब बात करें हम नाइट्रोजन की, तो ये अष्टक पूर्ण करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉनों को दान करने से अच्छा है कि 3 इलेक्ट्रॉनों को लेना पसंद करता है, इसलिए इसकी अगर ले रहा है तो माइनस, और कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3। इसी प्रकार बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेता है, तो इसलिए -2। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसलिए -1। और नियोन कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है क्योंकि उत्कृष्ट गैस है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, 0। ठीक है, इस मैंने आज आपको 1 से लेकर 10 तक के तत्वों के बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश की है, और आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।